नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जो लॉरेंस कोहलबर्ग नाम के शिक्षाविद ने किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लोगों की जो नैतिक निर्णय लेते हैं लोग बाग, वो किस आधार पर लेते हैं, उनके पीछे जो निर्णय लेने का क्या कारण होता है, क्या सोच होती है, उसके आधार पर वो जो निर्णय लेते हैं उसका प्रतिपादन श्री लॉरेंस कोहलर साहब ने किया था। तो इस जो ये सिद्धांत है, इसको करने से पहले एक जो कहानी है उसको हम देख लेते हैं, और वो कहानी है हेंज की दुविधा, हेंस डायलेमा। तो उस कहानी के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। कहानी का सारांश दिया गया है। ये हेंस साहब है, जिनकी जो पत्नी है वो गंभीर बीमारी से जूझ रही है, और उसको बचाने के लिए एक बहुत ही जीवन रक्षक दवाई की आवश्यकता है, और उस दवाई की जो खोज है एक वैज्ञानिक ने कर ली है। लेकिन जब हिंद साहब उसके पास जाते हैं उस दवाई की मांग करने के लिए, तो उस दवाई का बहुत ही ऊंचे प्राइस पे उसका दाम लगाया जाता है, जो हिंद साहब के बस की नहीं थी। और हिंद साहब उससे दया का करते हैं कि भैया मुझे दे दीजिए, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन हिंद साहब कहते हैं कि मैंने इस जो ये दवा का जो खोज की है, दवा का जो आविष्कार किया है, वो इसीलिए किया है कि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं। तो इसलिए वो उसको मना कर देते हैं, और अत्यधिक कीमत होने के कारण वो उस दवा को खरीद नहीं सकते। और अंत में उन्होंने अपना निर्णय लिया कि मैं इस दवा को चुरा कर अपनी पत्नी की जो जान है, जो प्राण है, वो बचाऊंगा। और उन्होंने उस दवा को चुरा कर अपनी पत्नी के प्राण बचा लिए। अब जो कोहलबर्ग साहब हैं, इस कहानी को लोग बागों के सामने रखते हैं और एक रिजल्ट पूछते हैं कि जो लोग हाँ या ना जो उत्तर देते हैं, उनके पीछे उनका तर्क क्या है। तो उस तर्क के आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत को उन्होंने 3 स्तरों पर बांटा है, जिन्हें पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक 3 नाम दिए हैं। तो ये जो 3 हिस्से हैं, ये 6 इसके चरण हैं। तो 6 चरण यहाँ दे रखे हैं बारी बारी से, इनका भी अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो कहानी पढ़ी है, इसका हमने सार समझ लिया। कोहलबर्ग साहब को हाँ या ना से मतलब नहीं था। उनका जो मूल जो उद्देश्य है पूछने का, वो ये था कि आप जो हाँ या ना बता रहे हो, इसके पीछे आपका क्या नैतिक तर्क है। तो जिन्होंने जिस आधार पर जो जवाब दिया कि भाई आप अगर एक हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी, तो हाँ है तो उसके पीछे क्या तर्क है, ना है तो उसके पीछे क्या तर्क है। ये पूरा इस थ्योरी का पूरा सार है, इसी के ऊपर डिपेंड है। तो कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में और भी छोटी मोटी बातें कर जो इस पीडीएफ में दे रखी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख योगदान क्या है। नैतिक सोच के विकास की क्रमबद्धता का सिद्धांत जो है के चरण को समझाया। तर्कशीलता और नैतिक निर्णय की क्षमता पर बल दिया है इन्होंने। व्यक्ति के विकास को समाज और संस्कृति से जोड़ा है, और शिक्षा में नैतिक विकास को महत्वपूर्ण बताया है कोहलबर्ग साहब ने। और शिक्षा में इस जो सिद्धांत है, इसकी उपयोगिता क्या है। नैतिक शिक्षा को व्यवस्थित करने में सहायता करता है ये सिद्धांत। छात्रों में तर्कशील चिंतन और मूल्य विकास को बढ़ाता है। जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाने में सहायक रहता है। आयु और विकास के अनुसार शिक्षण योजना बनाने में इसका योगदान है। तो ये जो कहानी थी, इसका हमने अध्ययन कर लिया। अब चलते हैं दूसरी पीडीएफ की तरफ, जिसमें हम चरण दर चरण समझेंगे कि पहले चरण में क्या है, दूसरे चरण में क्या है। तो साथियों, ये दूसरी पीडीएफ आप सभी के सामने बहुत ही मेहनत से इनको बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं इन पीडीएफ को आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में डाउनलोड करना, तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। आप अपनी जो सीटेट की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से और ऑथेंटिक चीज़ें हैं ये। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गलत है इनमें कुछ भी। आप अपना इनका एक बार मिलान कर सकते हैं। आपने जो भी किताब ले रखी है या किसी भी माध्यम से आप इनका मिलान करके इनकी ऑथेंसिटी चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जितने भी
मेरे द्वारा PDF और ये जो एजुकेशन मैटर बनाया जाता है ये बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, पूरी किताबों से मिलान करके बनाया जाता है यहाँ पर। तो कोहलबर्ग साहब ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसके 3 चरण बताए थे। जैसे पहला चरण है पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक, पहला पूर्व पारंपरिक यहाँ है, दूसरा जो पारंपरिक सिद्धांत है वो यहाँ है, और उत्तर पारंपरिक अपना यहाँ है। तो 3 सिद्धांत और प्रत्येक सिद्धांत में 2-2 चरण हैं, प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण है। पहला स्तर इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 स्तर है यहाँ पर। तो 6 स्तर में प्रत्येक स्तर में के बच्चे जो अपना निर्णय ले रहे हैं, मोरल डिसीजन ले रहे हैं, उनके पीछे क्या निर्णय है इसका अध्ययन साथियों अब हम करेंगे। तो पहले निर्णय में जैसे बच्चे यहाँ पर है, बच्चों ने कहा पूर्व पारंपरिक नैतिकता, जो पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता में बच्चे स्वार्थ और दंड केंद्रित इनका जो निर्णय होता है वो होता है कि बच्चे जो निर्णय लेते हैं उनमें उसमें उनका स्वार्थ होता है और दंड से बचने के लिए इस स्तर पे अपना निर्णय लेते हैं। उसमें पहला चरण है आज्ञाकारिता और दंड अभिमुख। तो पहले चरण में जो बच्चे निर्णय लेंगे आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास में, इसमें अगर जैसे हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना गलत है और ऐसा करने पर पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। मतलब बच्चों से जब पूछा जाएगा कि भाई हेंज को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो इस स्तर पर बच्चा बताएगा कि भाई हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। और कारण क्या बता रहा है कि भाई अगर हेंज ऐसे चोरी कर रहा है तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देगी। तो ये उसका उत्तर जो ना है, और उसके पीछे जो मोरल रीज़न है वो ये है कि बच्चे को जो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। और ये इस चरण का नाम है आज्ञाकारिता और दंड अभिमुखता। और दूसरा चरण जिसमें बता रखा है व्यक्तिगत और विनिमय। व्यक्तिगत और विनिमय जिसके बारे में बताया है उसमें बताया जैसे को तैसा, इस प्रकार की जो धारणा है उसके बारे में बात करता है। और इसमें तर्क क्या देता है बच्चा कि हेंज ने चोरी करके सही किया क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी ताकि वह उसके साथ रह सके, या फिर केमिस्ट ने उसके साथ गलत किया तो हेंज ने भी बदला लिया। सोच यहाँ पर यह है सही वही है जिससे मेरा या मेरे अपनों का स्वार्थ पूरा हो। तो इस प्रकार की सोच कि भाई जैसे को तैसा, कि भाई आप मेरी पीठ खुजलाओगे तो मैं आपकी पीठ खुजलाऊंगा, ये वाली सोच जो है व्यक्तिगत और विनिमय जिसमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नियमों का पालन करना होता है। तो पहला जो स्तर पढ़ा हमने पूर्व पारंपरिक स्तर, इसमें 2 चरण हैं। प्रथम चरण में बच्चा नियमों की बात करता है और उनसे डरता है, और उनमें आज्ञाकारिता और दंड अभिमुखता का जो भाव होता है वो होता है बच्चे में, क्योंकि बच्चा कहता है कि हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो चोरी करता है तो पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। पहला ये है। तो इस प्रकार से आपको सीटेट में कोई दूसरी जो मोरल डायलेमा देकर सीटेट पूछता आपसे कि ये किस चरण से रिलेटेड है, तो आप इस जो आपके सामने ये जो हेंज की दुविधा है इसका एक मानचित्र अपने दिमाग में बनाएंगे और पढ़ लेंगे कि कौन से चरण में किस क्या बात की गई थी। तो पहला जो चरण जो पूर्व पारंपरिक स्तर है उसमें पहला स्तर दंड और आज्ञाकारिता की बात कर रहा है, और दूसरा चरण व्यक्तिगत और विनिमय की बात कर रहा है। व्यक्तिगत और विनिमय मतलब चित्र में भी दे रखा है कि जो बच्चा है वो डोल दे रहा अपने दोस्त को, और दूसरा बच्चा उसको क्या दे रहा है, ये जो फिरकी है वो दे रहा है कि मतलब आप मुझे दोगे तो मैं आपको दूंगा। इसमें जो हेंज की दुविधा के बारे में बताया कि वो कह रहा है कि हेंज ने सही किया क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी ताकि वो उसके साथ रह सके। और दूसरा कारण क्या बताया कि हेंज ने सही किया क्योंकि केमिस्ट ने उसके साथ गलत किया था पैसे बहुत ज़्यादा बोलकर। तो ये 2 चरण आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे साथियों, और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से PDF समझ में आ रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो लगातार आप देखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा एक जो सब्सक्राइब होता है वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लगातार बनाता रहूं, इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ये मेरा ये समझ लीजिए कि मोटिवेशन रहेगा आप सभी की तरफ से। तो दूसरा जो चरण है जो इसको पारंपरिक नैतिकता बोला गया है, पारंपरिक चरण है,
तो उसमें क्या बात करता है उसकी तरफ चलते हैं हम साथियों। और दूसरे चरण जिसमें पारंपरिक नैतिकता की बात कर रहा है, और दूसरा चरण आप सभी के सामने यहाँ पर है, जिसमें दूसरा स्तर है और दूसरे स्तर में 2 चरण है। एक चरण 3 पहला और दूसरा चरण पूर्व पारंपरिक स्तर पे हो चुका है, और जो तीसरा और चौथा चरण जो पारंपरिक स्तर पर होगा उसमें अच्छे पारस्परिक संबंध, जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने जैसी भावना होती है, वो तीसरा चरण है और पारंपरिक नैतिकता का पहला चरण है। और इसमें जो बच्चा है उससे पूछा आपने कि भाई हेंज को ये जो चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो उसमें इस चरण का जो बच्चा है वो क्या तर्क दे रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो बच्चा है वो तर्क क्या देगा कि हेंज को दवा चुरानी चाहिए थी, दवा चुराने के लिए पॉजिटिव बता रहा है, क्योंकि एक अच्छा और प्यार करने वाला पति ऐसा ही करता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो समाज उसे एक बुरा पति समझता। और यहाँ सोच क्या है कि हमें समाज की नज़रों में अच्छा बनना है। हेंज को चोरी करनी चाहिए थी क्योंकि उसको अगर वो ऐसा नहीं करता तो समाज उसको बुरा बताता। तो यहाँ जो तीसरा चरण है अच्छे पारस्परिक संबंध, जिसमें अच्छा लड़का बनना है और अच्छी लड़की बनना है जैसी भावना बच्चों में होती है। चरण 4 की बात कर लेते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो इस चरण में जो बच्चा बात करेगा, जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने पूछा कि भैया इस चरण के बच्चों से कि भैया आपको हेंज को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो इस चरण का बच्चा बताएगा कि जो चोरी है वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि समाज के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, और उन समाज के नियम कायदों को हर व्यक्ति को मानना चाहिए। सामाजिक सुव्यवस्था और कानून का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। ये मोरल रीजन बच्चा देगा इस स्तर में। तो हमने 4 स्तर तक पढ़ लिए साथियों। आप सभी के लिए एक सूचना हो रहा है, इस सेशन के बाद हम इस सिद्धांत से संबंधित कुल 15 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस सेशन को पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो 15 सवाल हैं वहाँ तक बने रहेंगे, आशा करते हैं। अब जो तीसरा स्तर है जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोला है कोहलबर्ग साहब ने, उसकी तरफ देख लेते हैं। ये स्टेज यहाँ पर है सामाजिक, ये स्टेज 3 है यहाँ पर, जो बात कर रहा है उत्तर पारंपरिक नैतिकता की, व्यक्तिगत सिद्धांतों और अमूर्त नैतिकता पर केंद्रित है ये। और इसका चरण 5वां और 6ठा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इस चरण में बहुत कम लोग जो है यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस प्रकार की नैतिकता जो है हर व्यक्ति में डेवलप नहीं हो पाती पूरे जीवन काल में भी। तो यहाँ पर जो चरण 5 बता रहा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, इसमें इस चरण का जो व्यक्ति है उसकी सोच ये होती है कि जो नियम कानून है वे व्यक्ति से बड़े नहीं है, और व्यक्ति की जहाँ पर जान या व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत है व्यक्ति को उस नियम कानूनों को बदलने के लिए, तो वहाँ पर नियम कानूनों को बदलना चाहिए। मतलब जो नियम है वो व्यक्ति के लिए बने हैं और व्यक्ति नियमों के लिए नहीं बना है। इस प्रकार की सोच चरण 5 में कहेगा। और चरण 5 की जब बात करेंगे कि भाई हेंज को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो उस समय बच्चे का क्या तर्क रहेगा ये भी देख लेते हैं। तो इसमें तर्क देगा बच्चा, कानून समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कानून क्या है, यहाँ पर चोरी न करना। चोरी तो की थी हेंज ने, कि यहाँ पर जो कानून है चोरी न करना एक इंसान की जान बचाने के आड़े आ रहा है, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए कानून बदला या लचीला किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सोच चरण 5 में होती है। और सोच जो है ये क्या है, नियम पत्थर की लकीर नहीं है। यहाँ पर अगर वे इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनमें बदलाव संभव है। तो इस प्रकार की सोच जो है एक तीसरे स्तर की, और 5वां चरण जो है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, इसमें बात करेगा। तीसरे चरण का जो दूसरा स्तर टोटल चरण 6ठा है उसकी बात करेंगे, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत यहाँ पर आकर जो व्यक्ति जो है पूरे संसार की
जो भले के बारे में सोचता है। जैसे इस स्टेज पर बहुत कम परसेंटेज के लोग पहुंच पाते हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इस प्रकार के लोग इस चरण तक पहुंच पाते हैं। तो इस चरण में क्या सोच है, क्या इसका सार है, उसकी तरफ चलते हैं। तो चरण 6 में जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूछा कि आपको चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी हेंज को, तो यहाँ चरण 6 का व्यक्ति क्या तर्क दे रहा है, हेंज को दवा हर हाल में चुरानी ही चाहिए थी, कि हर हाल में चुरानी चाहिए थी हेंज को दवा, क्योंकि दुनिया में मानव जीवन की कीमत किसी भी संपत्ति या कानून से कहीं बढ़कर है। तो इस प्रकार की सोच, जिसमें ये बताया जाए कि इंसान की कीमत का मोल कुछ भी नहीं है, कोई जो नियम कानून उससे बड़ा नहीं है, हिंज को दवा चुरानी ही चाहिए थी। ये उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है, चाहे उसके लिए खुद जेल ही क्यों न जाना पड़े। सोच क्या है इसके पीछे? न्याय, समानता और मानवीय गरिमा जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत सबसे ऊपर है। तो इस प्रकार से कोहलबर्ग साहब ने 3 चरण 30 बताए और 6 इसके जो चरण हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। और इसका जो निचोड़ है यहाँ दे रखा है इस सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। इस सिद्धांत का विशेषताओं में बता रखा है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, कोग्निटिव अप्रोच है। व्यक्ति का जितना कोग्निशन डेवलप होगा, संज्ञान डेवलप होगा। संज्ञान का मतलब निर्णय लेने की क्षमता, तर्क वितर्क की क्षमता, इसमें से ये सभी संज्ञान में सम्मिलित होते हैं। तो जितना कोग्निशन डेवलप होगा उतना ही नैतिक निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम होगा। और अनुभव का महत्व, इसमें अनुभव का महत्व होता है। इंसान की जितनी जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है तो उसके सोचने का तरीका जो है वो पोस्ट कन्वेंशन लेवल की तरफ बढ़ता जाता है। और क्रमिक विकास होता है इसमें, व्यक्ति चरणों के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। पहले चरण में ऐसा नहीं कि जो बच्चा होता है वो सीधा ही पोस्ट कन्वेंशन अवस्था के बारे में सोचने लग जाए, ऐसा नहीं है। पहले व्यक्ति जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था, पारंपरिक अवस्था, फिर पारंपरिक अवस्था और फिर पोस्ट जो कन्वेंशनल स्टेज है जिसको कहा गया है उत्तर पारंपरिक अवस्था, उसके बारे में सोचता है। तो ये एक क्रम से होता है, ऐसे नहीं कि सीधा डायरेक्ट ऊपर वाली सोचने लग जाएगा बच्चा। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सोच होती है, प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का तरीका होता है। और इस प्रकार से इस सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बता रखा है। नैतिकता जन्मजात नहीं होती, यह तर्क, अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग साहब का जो कोट है यहाँ बता रखा है। और इस सिद्धांत के लाभ भी बता रखे साथियों, इसकी तरफ भी देखना आपको। नैतिक सिद्धांत के लिए उपयोगी ढांचा प्रदान करता है ये सिद्धांत। तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता का विकास करता है। लोकतांत्रिक एवं उत्तरदायी नागरिक बनाता है। व्यवहार और मूल्यों के संबंध को समझने में सहायक होता है। शिक्षकों को शिक्षण योजना बनाने में मार्गदर्शन देता है। बिल्कुल ये सभी इस सिद्धांत के लाभ है साथियों। बिल्कुल आशा करते हैं ये सेशन जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसको प्रेजेंट किया है मैंने, पूरे दिन की मेहनत है साथियों। और ये जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप PDF कमेंट कर दें, मैं आपको वो आपके जो कमेंट लिंक है वहाँ भेज दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये आप हमारी व्यवस्था रहेगी। तो साथ ही यहाँ पर हमने नैतिक विकास के सिद्धांत की पूरी चर्चा कर ली है। और अब आगे जो हमारी जो चर्चा रहेगी, इस सिद्धांत से संबंधित 15 ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो सीटेट बार बार पूछता है। PYQs है सीटेट के और विशेष रूप से इसी सिद्धांत से संबंधित है। तो साथियों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आई थिंक वो आपके फेवरेट सेक्शन है और वहाँ आप भी अपना जो स्कोर है वो नोट कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में आप निश्चित रूप से बताएंगे। साथियों ये 15 क्वेश्चन आप सभी के सामने अब आ चुके हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी PYQs है, सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इनको, क्योंकि इनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट पूछता है इस थ्योरी से। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के चरणों के संदर्भ में, चरणों की बात कर रहा है कि चरणों का संदर्भ देते हुए कह रहा है कि आप दिमाग में चरण रखने हैं। किस चरण में एक व्यक्ति यह तर्क देता है कि हाइंज को दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन किसी भी वित्तीय संपत्ति या
कानूनी नियम से अधिक मूल्यवान है। तो इस प्रकार की जो भावना है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आई थी बच्चे में, जब अंतिम जो लेवल था उसमें। क्योंकि लेवल की बात नहीं कर रहा, ये स्तर की बात कर रहा है। कौन सा स्तर है? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, अच्छा लड़का लड़की उन्मुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, कानून और व्यवस्था उन्मुखता। तो ये जो सी ऑप्शन है जिसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता की बात कर रहा है। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल मतलब जब इंसान पूरे यूनिवर्स की भलाई की सोचने लग जाए तो वो सोच विकसित हो जाती है। और ये जो है चरण स्टेज 3 की बात है, तीसरा जो लेवल है उसकी बात है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। देखते हैं, इसकी व्याख्या भी दे रखी है यहाँ पर। व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि सार्वभौमिक मानव अधिकार और जीवन का पूर्ण मूल्य स्थानीय संपत्ति कानूनों से ऊपर है। ये चरण 6 है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। बिल्कुल चरण 6 है जिसमें व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड की भलाई के बारे में सोचता है। और इस चरण में बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे अपनी सहपाठी से कहती है, यदि तुम अपने क्रेयॉन मेरे साथ साझा करोगी तो मैं तुम्हें अपना इरेजर दूंगी। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्ची किस चरण में कार्य कर रही है? ए चाइल्ड सेज टू हर क्लासमेट, इफ यू शेयर योर क्रेयॉन्स विद मी आई विल गिव यू माई इरेजर। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग दिस चाइल्ड इज ऑपरेटिंग एट विच स्टेज। मतलब बच्चा कह रहा है कि भाई आप मुझे अपने क्रेयॉन दोगे तो मैं आपको अपना इरेजर दे दूंगी। तो ये स्टेज 1 का था, लेवल 2 था, जिसमें हमने समझाया था कि आप मेरी पीठ खुजाओगे तो मैं भी आपकी पीठ खुजा दूंगा, ऐसी बात की थी। तो जो ये सहायक सापेक्षता उन्मुख इंस्ट्रूमेंटल रिलेविस्ट ओरिएंटेशन, इसमें बच्चा जो है अपने भलाई के बारे में सोचता है। और हिंज की दुविधा के बारे में बताया था इसने कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट चलेंगे और इसकी जो व्याख्या है उसको भी पढ़ना हमें। यह पारस्परिक स्वार्थ पर आधारित जैसे को तेसा या वस्तु विनिमय के आधार को दर्शाता है। जो चरण 2 व्यक्तिगत हित और विनिमय सहायक सापेक्षावादी की विशेषता है। तो बिल्कुल चरण 2 है। और जो स्टेज जो बात करते हैं वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज। कोहलबर्ग के अनुसार एक बच्चा यह मानता है कि नियमों का पालन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक और परिवार के सदस्य उसके बारे में सकारात्मक सोचें। ये किससे संबंधित कि किसके अंतर्गत आता है? मतलब बच्चा क्या सोच रहा है कि अगर वो नियमों का पालन करेगा तो शिक्षक और परिवार जो है उसको अच्छा लड़का बताएगा। तो गुड गर्ल गुड बॉय की जो भावना है वो कौन सी स्टेज की बात कर रहा है? वो कर रहा है पारंपरिक स्टेज की। दूसरी जो स्टेज है, जो दूसरा जो लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें बात करता है गुड गर्ल गुड बॉय की। हाँ सॉरी साथियों, दूसरे लेवल के थोड़ा कंफ्यूज है। दूसरा लेवल जो पारंपरिक लेवल होता है, ये दूसरा लेवल बोल दिया लेकिन उसमें निशान लगाने में थोड़ा गलती होगी कि पारंपरिक पहला होता है प्री कन्वेंशनल, दूसरा होता है कन्वेंशनल और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। तो दूसरा कन्वेंशनल होगा पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर पर ही गुड गर्ल और गुड बॉय वाली भावना आती है। यहाँ पर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना और पारस्परिक तालमेल बनाए रखना। गुड गर्ल गुड बॉय चरण 3 की पहचान है, जो नैतिकता के पारंपरिक चरण कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल जो है बात कर रहा है, एक व्यक्ति तर्क देता है कि भले ही आधी रात को ट्रैफिक लाइट खराब हो और कोई पुलिस मौजूद न हो, फिर भी नागरिकों को रुकना चाहिए क्योंकि कानून सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करते हैं। ये किस चरण में है? तो ये जो चरण है ये दूसरा जो लेवल है उसका सेकंड चरण है, मतलब चौथा चरण की बात कर रहा है। चौथा स्तर जो है उसकी बात कर रहा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो वो दूसरे स्तर में, पहले में तो गुड गर्ल गुड बॉय और दूसरे में कह रहा है कि हमें नियमों की पालना बिल्कुल करनी चाहिए। तो
कन्वेंशनल लेवल का स्टेज 4 है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चरण 4 कानून और व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्तव्यों को पूरा करने, अधिकार के प्रति सम्मान दिखाने और कानूनों को बनाए रखने पर केंद्रित है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के खिलाफ कैरेल गिगलिन द्वारा उठाई गई एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो साथियों इसकी चर्चा करना आई थिंक जो एक्सप्लेन वाला सेशन था उसमें इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन बता दें कैरोल गिगलिन लॉरेंस कोहलबर्ग की शिष्या थी, एक शिष्य थी इनकी, और उन्होंने इसकी जो आलोचना की वो इस आधार पे की कि आपने जितने भी सैंपल लिए हैं इस सिद्धांत को बनाने के लिए वो ज़्यादातर आपने पुरुषों के ही का जो दृष्टिकोण है वही आपने लिया है इस सिद्धांत में। आपने जो महिलाओं का दृष्टिकोण है उसको नज़रअंदाज किया है। इस आधार पे कैरोल गिगलिन ने इनकी आलोचना की है। तो उन्होंने महिला दृष्टिकोण को कम कर क्या कहा, जो देखभाल नैतिकता को प्राथमिकता देता है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। गिगलिन ने तर्क दिया कि कोहलबर्ग का सिद्धांत लैंगिक रूप से पक्षपाती था, केवल पुरुषों पर परीक्षण किया गया और महिलाओं में प्रमुख संबंध उन्मुख देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा करते हुए न्याय की नैतिकता पर अत्यधिक जोर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है। कुल 15 क्वेश्चन आएंगे आपके पास और 15 क्वेश्चन सारे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से ही संबंधित है। अगर आपने जो इसका एक्सप्लेनेशन वाला पूरा सेशन देखा है तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के प्रतिपादन के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता पूरी तरह से किसी कार्य के बाहरी कारकों परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है? तो बाहरी कारक जब बच्चा दंड से, आज्ञाकारिता से अपने निर्णय लेता है और निर्णय इस आधार पर लेता है कि भाई ये काम करना चाहिए क्योंकि इस काम से हमें ये फ़ायदा होगा। तो ये जो दोनों स्टेज है वो पूर्व पारंपरिक स्तर पर आती है, जिसमें बताता है बच्चा कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो पुलिस उसे बंद कर देगी। पहला तो ये बताया था जिसमें दंड और आज्ञाकारिता की बात की थी, और दूसरे स्तर में पूर्व पारंपरिक में बताया था कि हिंज को चोरी करनी चाहिए थी क्योंकि वो नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, तो अपना फ़ायदा देखता है जो, और ये दोनों बाहरी कारक है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर है, ये इसका आंसर है। पूर्व पारंपरिक स्तर चरण 1 और 2 पर नियम बच्चे के लिए भारी होते हैं और सही या गलत का फैसला पूरी तरह से भौतिक पुरस्कार या दंड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नैतिक विकास के संरचनात्मक चरणों का मूल्यांकन करने के लिए कोहलबर्ग का प्राथमिक साधन किसका अनुप्रयोग था? तो कोहलबर्ग ने किसका प्रयोग किया अपना मूल्यांकन करने के लिए? तो उन्होंने जो किया वो नैतिक द्विधा की मोरल डायलेमाज इनका उपयोग किया। मतलब मोरल डायलेमा का मतलब यह होता है कि इंसान जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि ये करूं या करूं, दूसरा काम करूं। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, घायल व्यक्ति रोड पे पड़ा है, तो उस समय आप नैतिक दुविधा में फंस जाओगे कि मैं अपनी ऑफिस में जाऊं या इस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाऊं। तो उस समय जो आप निर्णय लोगे वो आपकी जो मोरल डेवलपमेंट है उसके आधार पर लोगे। इसी तरीके से बहुत से हमारे दैनिक जीवन में मोरल डायलेमा आते हैं, नैतिक दुविधाएं आती हैं। मान लीजिए आपको एक पर्स मिला है, उसमें पैसे हैं और उसी में किसी व्यक्ति का आई कार्ड भी है। तो अगर आपका नैतिक विकास हो चुका है तो उस पर्स को आप उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे, और नहीं हुआ है तो आप ये सोचेंगे कि पैसे अपनी जेब में डाल लेता हूँ और इस पर्स को फेंक देता हूँ। तो इस प्रकार की जो मोरल दुविधाएं हैं, नैतिक दुविधाएं, उनके माध्यम से कोहलबर्ग साहब ने अपने जो सिद्धांत का प्रतिपादन इनका यूज़ करते हुए प्रतिपादन किया, जिसमें एक हिंज डायलेमा वाली जो कहानी है जिसमें दवाइयाँ ना मिलने पर वो दवाई चोरी करता है, वो एक कहानी है और बहुत सारी कहानियाँ उसमें। चूँकि सीटेट में तो हिंज डायलेमा ही पूछता है कि हिंज डायलेमा किससे संबंधित है, तो
कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से संबंधित, ऐसा भी लिख सकते आएगा क्वेश्चन, तो कर दोगे आप। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा ठीक है। कोहलबर्ग ने साक्षात्कारों में संरचनात्मक संघर्षों या नैतिक दुविधाओं जैसे हाइंज दुविधा को प्रस्तुत किया ताकि उनके अंतर्निहित नैतिक तर्क की गुणात्मक प्रकृति या विश्लेषण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कानून निश्चित सांचे नहीं है। कानून जो है दे आर नॉट फिक्स्ड टेम्पलेट्स। यदि वे मानव कल्याण का समर्थन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक सहमति से गतिशील रूप से बदला जा सकता है। यह तर्क किसकी विशेषता है? तो यह तर्क जो है ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है उसका पहला लेवल जो है उसकी विशेषता है। पहले लेवल में बताता है कि इंसान के जो है कानूनों से बड़ा होता है, कानून इंसान के लिए नहीं होते। और दूसरे में कहता है कि हाँ बिल्कुल चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि उसकी जो जान की कीमत किसी भी संसाधन से बड़ी है, ये बात करता है। तो देखते हैं, कानून और व्यवस्था उन्मुख, ये दूसरे स्टेज की बात कर रहा है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सहायक उद्देश्य उन्मुखता, दंड आज्ञाकारिता उन्मुखता। तो ये बी ऑप्शन जो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, इसकी बात करता है ये कि अगर वो असफल रहते हैं, सॉरी ये ए ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर, कानून और व्यवस्था एक मिनट रुको आप, ये भी नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर भी सेकंड स्टेज में बात करता है। सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन और दंड आज्ञाकारिता उन्मुख। तो जो बी ऑप्शन है वही ठीक होना चाहिए। देखते हैं, और अगर बिल्कुल बी ऑप्शन ठीक है हमारा। चरण 5 जो है उसका पहला चरण है ये, सॉरी तीसरा जो स्तर है उसका पहला चरण मतलब 5वां चरण है। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार कानूनों को लचीले सामाजिक समझौतों के रूप में मान्यता देता है जिन्हें बहुसंख्यक कल्याण के लिए डिजाइन किया गया है और तर्कसंगत सहमति के माध्यम से बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूली छात्रा का मानना है कि मुझे कोई रसोई में छिपकर स्नैक्स नहीं चुराने चाहिए। मुझे रसोई में छुपकर स्नैक्स नहीं चुराने चाहिए क्योंकि अगर माँ ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाने से रोक दिया जाएगा। तो बच्ची किससे डर रही है? दंड से डर रही है, पनिशमेंट से डर रही है। ये किस में फिट है? तो ये जो पूर्व पारंपरिक अवस्था है, पहली जो स्टेज है उसमें फिट होता है, जिसमें बच्चा दंड से डरता है, बताता है कि भाई हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता से संबंधित है साथियों। छात्र का तर्क पूरी तरह से सिद्ध नकारात्मक परिणामों, घर में बंद होने से बचने की प्रेरणा से संचालित है, जो पूर्व पारंपरिक नैतिकता के तहत चरण पहले को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता रहा आपको, कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण 2 व्यक्तिगत हित और विनिमय को व्यक्तिगत रूप से किस रूप में वर्णित किया गया? सहायक उद्देश्य, सापेक्षवादी उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता, अंतरात्मा संचालित नैतिक दिशा, अच्छा पारस्परिक माहौल। तो चरण 2 जो है सिद्धांत में, चरण 2 का जो व्यक्तिगत हित और विनिमय, मतलब जो अगर आप मेरी पीठ खुजा रहे हो तो मैं भी आपकी पीठ खुजाऊंगा, आप मुझे कलर दे रहे हो तो मैं आपको इरेजर दूंगा, इस प्रकार की जो भावना होती है वो सहायक उद्देश्य, सापेक्षवादी उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज और रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसकी बात करता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए यहाँ पर। चरण 2 को व्यापक रूप से सहायक उद्देश्य, सापेक्षवादी उन्मुखता के रूप में बदला जाना चाहिए क्योंकि व्यवहारों का मूल्यांकन व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के साधनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11। लगभग अंत में आ चुके हैं हम इस सेशन के। कुल 15 क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस पूरे वीडियो को देखते हो, तो आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो निश्चित रूप से नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, और निश्चित रूप से आपके जो नंबर आएंगे 130+ 120+ नंबर आएंगे। ये हम जो इतना अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये आपको सिर्फ पास कराने के लिए नहीं करा रहे। हम जो करा रहे हैं वो आपको एक अच्छा स्कोर दिलाने के लिए करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका पहला प्रयास हो, चाहे दूसरा हो, चाहे जो भी हो, अगर आप इस लेवल पे कि टेट को सीटेट को क्लियर नहीं कर पा रहे तो निश्चित रूप से क्लियर कर पाओगे। और अगर आप पहली बार दे रहे हो और
पूरा जो वीडियो देखते हो, पूरा मेहनत कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर जो बहुत बेहतर रहेगा। क्वेश्चन हमारा कर्ण तर्क देता है, यदि मैं आपकी डेस्क साफ करने में आपकी मदद करता हूँ तो आपको मुझे अपनी विज्ञान कथा कॉमिक बुक पढ़ने देनी चाहिए। वही जो दूसरे कन्वेंशनल लेवल का जो दूसरा स्टेज है उसकी बात करता है ये, कि भाई आप मेरी पीठ खुजाओ, मैं आपकी पीठ खुजा दूंगा। ठीक है, तो ये सहायक उद्देश्य उन्मुखता जो है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन है, इसकी बात यहाँ कर रहा है। ये ठोस पारस्परिकता और तत्काल व्यवहारिक विनिमय, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी करूँगा, का एक स्पष्ट उदाहरण है जो इसे चरण 2 के भीतर वर्गीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, एक छात्र शिक्षक द्वारा सार्वजनिक रूप से फटकार या डांट खाने से बचने के लिए सभी परियोजनाओं को समय पर जमा कराता है। कोहलबर्ग के अनुसार यह इंगित करता है, तो डर से व्यक्ति कब निर्णय ले रहा है? प्री कन्वेंशनल स्टेज का पहला ही जो स्टेज है, पहला जो चरण है, जिसमें व्यक्ति कह रहा है कि हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो दवा चुराएगा तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देगी। वहाँ पर व्यक्ति दंड से बच रहा है और यहाँ पर भी दंड से बचने की बात कर रहा है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर की नैतिकता की ये बात है। बी ऑप्शन हमारा ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर पूरी तरह से सत्ता के डर से कार्य करना और दंड से बचना छात्र को पूर्व पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल के भीतर पहले चरण में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग के ढांचे के भीतर पारंपरिक नैतिकता कन्वेंशनल मोरलिटी, ये सेकंड जो लेवल है उसकी बात कर रहा है, कि केंद्रीय विशेषता क्या है? स्वयं के द्वारा चुने गए आंतरिक मूल्यों के आधार पर अधिकारों को परिभाषित करना, व्यक्तिगत नैतिक चेतना संरचनाओं की पूर्ण अनुपस्थिति, सामाजिक नियमों, ये जो बिल्कुल सी ऑप्शन, जो सामाजिक नियम, सांस्कृतिक मानदंड और कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप। तो सेकंड लेवल जो कन्वेंशनल लेवल में बच्चा यही बात कर रहा था कि जो हिंज को है दवा चुरा लेनी चाहिए, नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि समाज में कुछ नियम है, कुछ कानून है और वो सभी को उनकी पालना करना जरूरी है। तो हो गए सामाजिक नियम, सांस्कृतिक मानदंड और कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप। तो कन्वेंशनल लेवल इसी की बात करता है। पारंपरिक स्तर की विशेषता यह है कि व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने, संस्थागत कानूनों को पालन करने और सामाजिक मानदंडों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, कोहलबर्ग के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से जुड़ी एक प्राथमिक शैक्षिक मनोविज्ञान की सीमा यह है कि, तो सीमा क्या है इसकी? नैतिक तर्क को दृढ़ता से रेखांकित करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वास्तविक नैतिक व्यवहार की गारंटी या भविष्यवाणी करने में विफल रहता है। बिल्कुल कोहलबर्ग साहब ने नैतिक तर्क की जो को तो रेखांकित कर दिया, लेकिन इस प्रकार की कोई भविष्यवाणी या गारंटी नहीं दी कि बच्चा इसी प्रकार से व्यवहार करेगा। ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे जाने की और ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो, लेकिन ए ही बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर यह जानना है कि नैतिक रूप से क्या सही है। नैतिक तर्क ना वास्तविक जीवन की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में स्वचालित रूप से वही करने, नैतिक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है साथियों, ये आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। और अंतिम क्वेश्चन जो है, इसको करने के बाद आपको कमेंट में लिखना है कि आपके सवाल कितने ठीक हुए हैं। यहाँ पर एक कार्यकर्ता मानव समानता के प्रति आंतरिक कर्तव्य का हवाला देते हुए एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए लंबी जेल की सज़ा स्वीकार करता है। ये किस चरण का मॉडल है? तो भैया ये व्यक्ति गांधी जी बन चुका है। और गांधी जी किस स्टेज में बनते हैं? अंतिम स्टेज में। तो वो अंतिम स्टेज की क्या विशेषता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, कि वो पूरे यूनिवर्स का भला चाहता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पूर्ण न्याय और गरिमा के स्वचयनित अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को पूरा करने के लिए संस्थागत नागरिक कानूनों का उल्लंघन करने की इच्छा चरण 6 का प्रतिनिधित्व करती है।
तो साथियों आशा करते हैं पूरा जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस पूरे सेशन में हमने पहले इस सिद्धांत को समझाया है, उसके बाद इससे संबंधित 15 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन भी सारे क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो सीटेट की परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो लगातार आपकी फीड में आए, आप देखें और आपकी जो सीटेट की परीक्षा है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने एक ऐसे दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता है। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को।